हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम के, वे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर भविष्य में ऐसे स्टूडेंट्स जो इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके पास में ये विषय है, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं बुक का नाम बता दूं यहाँ पर, क्योंकि हिस्ट्री जो है थर्ड ईयर में दो होती है, कल्चरल हिस्ट्री जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेते हैं और दूसरी होती है हिस्ट्री विश्व इतिहास के मुद्दे, जो कि डिसिप्लिन कोर्स के अंदर आती है। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं इश्यू इन वर्ल्ड हिस्ट्री द 20th सेंचुरी। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि भाई इस जो साल आपके पास में हिस्ट्री की बुक है, यानी हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इसकी दो बुकें होंगी आप लोगों के लिए। पार्ट 1 आप यहाँ देख सकते हैं अनुक्रम में, और पार्ट 2 आगे आप देखेंगे जब मैं वीडियो को आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए दो वीडियो नहीं बनेगी, सिंगल वीडियो ये है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आने की उम्मीद है वो सारे के सारे आपको पता चल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कहाँ मिलेगा और अच्छी तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने अपने पहले से ही नोट्स तैयार कर रखे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने आ चुके हैं अनुक्रम के पास में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करूँ, इस बुक में आपको 3 यूनिट देखने को मिलेगी और ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि भाई जो आधुनिककरण है या आधुनिकता है किस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादातर इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर आधुनिक यूज़ में मीडिया की अपनी क्या भूमिका है, किसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो रेयर पूछा जाता है। इस साल आप अभी इसको फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको पता है 6 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 4 करने होंगे, तो इसको अभी आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी अब तक नहीं करी है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊँगा आप उसको पहले कर लीजिए ताकि आपका वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट में सबसे फर्स्ट लेसन है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। सबसे पहले आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध का एक इंट्रो तैयार करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना रखी है। प्रथम विश्व युद्ध क्या था इसका इंट्रो भी बता रखा है। जैसे जो प्रथम विश्व युद्ध था उसे वैसे अब 3 नामों से जाना जाता है, लेकिन पहले इसका नाम जब ये युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हम आगे चल के देखते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण में जब दूसरा युद्ध हुआ इतना बड़ा, तो दुनिया ने इसको पहले विश्व युद्ध का नाम दिया और आगे चल के उसको दूसरे विश्व युद्ध का नाम दिया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध को द ग्लोबल वॉर भी बोला जाता है। और तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो इसको वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने इसमें ये भी बताया वीडियो में, आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से नोट सुन के नोट कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। पूरा सफिशिएंट है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट ईयर भी बच्चों को अच्छे खासे मार्क्स मिले, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर पास हुए। यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। अभी हम पॉइंट्स पे आएंगे तो हम बात करेंगे। अगली चीज़ यहाँ पर देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, या तो कारण या फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, दोनों में से एक पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था और हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से ही इसको प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर कि एक तो पेरिस शांति सम्मेलन, सबसे पहली बात, और पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि, वर्सली ट्रीटी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जर्मनी पर ऐसी कौन सी आरोपित संधि पूछी गई, तय की गई थी, बताइए, और उसके बाद जर्मनी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। तो वो वर्साई की संधि थी। कब? जब पेरिस में शांति सो गाइस, जब पेरिस में शांति सम्मेलन चल रहा था तो उसमें 4 संधियां तैयार हुई थी। मैंने आप लोगों को जो नई पेरिस शांति सम्मेलन की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है, और पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर जो वर्साई की संधि हुई उसको डीप से मैंने नई वीडियोस में भी बताया, पाई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पेरिस शांति सम्मेलन का ही आधार रहा और आगे चल के क्या किया गया, लीग ऑफ नेशन, जिसे यूएन राष्ट्र संघ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन इस साल या कई बार वैसे भी बना है और इस साल बनने की उम्मीद भी है। देखो मैं बता दूं, पिछले इसमें पेरिस शांति सम्मेलन क्या था और वुडरो विल्सन के 14 सूत्र आपसे ये पूछे जाएंगे।
सबसे एक नंबर 2 आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई वर्साई की संधि क्या थी और वर्साई की संधि के आलोचना क्यों की जाती है, वर्साई की संधि की जो क्रिटिसिस है वो क्यों की जाती है। 4 क्वेश्चन मैंने अब तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिए जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को अगला क्वेश्चन ये देखना है कि भाई जो राष्ट्रसंघ है, राष्ट्रसंघ क्या था और ये राष्ट्रसंघ आगे चल के असफल क्यों रहा, क्यों ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। यानी राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण, जब हम 2018 में एक ग्रेजुएशन में थे एसएल में, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछा गया था और इस साल भी पूछने की उम्मीद है कि भाई राष्ट्रसंघ जो था उसकी असफलता के क्या कारण थे। यहाँ पर अब हम अगली बात करेंगे अगली इकाई के बारे में। तो यहाँ पर अगली इकाई देख रहे हैं 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो इसके कारण पूछे जाते हैं कि रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी इसके क्या कारण थे, या फिर इसके आपसे परिणाम पूछे जाएंगे या प्रभाव पूछे जाएंगे कि भाई दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि इसमें बताया गया है। तो अब हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम सेकंड यूनिट पे आएंगे, फर्स्ट यूनिट अभी आपको नहीं देखनी है जब तक मैं आप लोगों को ना बोलूँ। सो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर आना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली जो ये यूनिट है इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, यहाँ पर मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि भाई 28 जून जो है वहाँ पर बोस्निया की राजधानी, बोस्निया भी एक कंट्री है जो कि सेराजेवो है उसकी राजधानी, और इस घटना को पूरा सेराजेवो कांड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। सेराजेवो पे अगर आप देखोगे ये जो कांड हुआ इसको किसने करवाया था, कहा जाता है कि सर्बिया ने इसको करवाया था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के जो राजकुमार होते हैं वो बोस्निया घूमने गए होते हैं और वहाँ पर एक होटल में स्टे करे होते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर उनकी हत्या करवा दी जाती है। मैंने आपको डीप से बताया प्रथम विश्व युद्ध के कारण, अभी नई वीडियो मैंने एक करी है जो बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर उसका देखना चाहिए। तो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, फ्रांसिस फर्डिनेंड नाम होता है इनका पूरा, तो इनकी हत्या करवा दी जाती है। और इनकी हत्या के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो लोग हैंगे यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी के हैं भाई, वो उनके बीच में अव्यवस्था फैलने लगती है और ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने एक तरीके से आप सोचो कि भाई क्या परिस्थिति हुई होगी, उन्होंने डायरेक्टली जो सर्बिया है उस पर आरोप लगाया और इन दोनों के संबंध धीरे धीरे हम देखते हैं खराब हो जाते हैं। सबसे पहले इन दोनों में युद्ध शुरू होता है और यहाँ पर जो है सर्बिया जो है इसकी मदद करने ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देश आते हैं आगे चल के, और आप देखोगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी मदद करने के लिए आगे चल के, क्योंकि इनकी संधियाँ हैं, जो संधियों के बारे में मैंने आपको बताया, जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी है, जर्मनी है और इटली एक अलग तरफ संधि में थे, त्रिगुट संधि, त्रिमैत्री संधि अलग थी। तो इन संधियों के कारण, गुप्त संधियों के कारण क्या है, एक के बाद एक देशों की आपस में संधि थी कि मेरे से अगर किसी का भी युद्ध होता है तो भाई तुम मेरी मदद करोगे। दूसरे देश आते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, और यही हम पाते हैं कि भाई वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि भाई सबसे तत्कालीन कारण यही था। यहाँ पर आप देखोगे जर्मनी के एक शासक थे जिनका नाम था बिस्मार्क, इन्होंने ही इस जो कूटनीतिक संधि थी इनकी शुरुआत करी थी। और आप देखोगे कि भाई इन्होंने क्या किया था, त्रिमित्र, त्रिसंधि भी बोलते हैं, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल ट्रीटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1872 में इन्होंने क्या क्या एक गुप्त संधि करी थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ठीक है, और इसमें रूस भी शामिल था। आगे चल के रूस आप देखोगे बाहर निकल जाता है और इसमें इटली शामिल हो जाता है। और इसके अंदर साथ ही साथ आप ये देखोगे कि ये इनकी जो संधि हुई, इस संधि में डायरेक्टली ये बात कही गई थी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संधि 1882 में, यहाँ पर फिर एक और नई संधि होती है जहाँ पर ये 3 देश होते हैं। तो इनकी संधि जो हुई इसमें डायरेक्टली ये बात क्लियर कर दी गई थी कि अगर कल को इन पे कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी देश अटैक करता है, तो ये सारे मिलकर उसका जवाब देंगे और सारे मिलकर उसको निपटने का प्रयास भी करेंगे। और इसी तरीके से जब देखा भाई कि रशिया, फ्रांस भाई खुलकर इनके विरोध में आ गए थे, और इसी तरीके से ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस इन सब की अलग संधियां बन जाती। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी संधि बताई गई है, कब हुई थी, दैत्य की संधि, ऑस्ट्रेलिया सर्बियाई संधि कब हुई थी, त्रिगुट संधि कब हुई थी, त्रिमैत्री संधि कब हुई थी, फ्रांस रूसी का गठबंधन क्या बना था। इसके बाद आप नीचे देखोगे त्रिक संधि। यहाँ पर आप जब गूगल पे या और कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो मे भी पॉसिबल है कि इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए आपको इंग्लिश में, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होगे, आप किसी भी भाषा का याद कर लोगे और आप लोग उसको
लिख दोगे। यहाँ पर हम देखते हैं और भी बहुत सारी बातें हुई थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध बढ़ गया था, जिसमें से एक सैन्यवाद था। ज़्यादातर देशों ने अपनी मिलिट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया था। खास तौर पे अगर आप देखोगे, जो जर्मनी के जो शासक थे बिस्मार्क, उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना को बहुत ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ जो यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो नेवी है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। अब इस स्ट्रांगनेस के कारण दूसरे देशों को खतरा लगने लगा था, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसे समय की बात हो रही है जब यहाँ पर क्या होता था कि एक ताकतवर देश अगर दूसरे देश पे हमला करता है और उसे हरा देता है तो वो उस पर विजयी हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून नहीं होते। ये एक ऐसा समय था, इसीलिए जब जर्मनी ताकतवर बनने लगा तो दूसरे देशों को भी इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। इसीलिए उन्होंने भी अपने मिलिटेंट्स को क्या करना शुरू कर दिया, ताकतवर बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती है इसके अंदर। उग्र राष्ट्रवाद देखेंगे यहाँ पर, यूरोप में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। अभी राष्ट्रवाद वैसे होता क्या है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं भी अपने राष्ट्र के प्रति अपनी पूरी की पूरी नेशनलिज्म की भावना रखता हूँ और हर एक व्यक्ति को रखनी भी चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना। बट यहाँ पर इस समय का राष्ट्रवाद कुछ और था। इस समय का राष्ट्रवाद ये था, हर एक देश अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता था। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ, जो कमज़ोर देश थे जैसे लिथुआनिया, और आप देखोगे इसके अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ बहुत सारी आएगी। इसके अंदर अलग से मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई है, उन सब वीडियोस को एक बार चेकआउट ज़रूर करना। तो जो छोटे छोटे देश हैं ये ताकतवर होना चाह रहे थे, और साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि जो अमीर ताकतवर देशों ने इन पर कब्जा कर रखा है, कैसे करके ये उनके कब्जों में से निकल जाए, ये इस बात की बड़ी ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरे देश क्या चाहते थे, वही चाहते थे कि भैया ये हमारे प्रभाव में, तो इससे ज़्यादा क्षेत्र भी हमारे साथ प्रभाव में आ जाए। इसके कारण हम क्या देखते हैं, बड़े देश और छोटे देश या एक दूसरे के बीच में ताकतवर देशों का भी जो संबंध होता है, जो रिलेशन था, वो बिल्कुल बिगड़ना लगा था। और संबंध बिगड़ने के कारण हम क्या देखते हैं, आगे चल के इनके बीच में क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। इसके बाद में एक कारण आप अलग से समझना चाहो तो समझ सकते हो। अल्सेस और लॉरेंस दो प्रदेश हैं जो एक समय पर, जो फ्रांस था, फ्रांस के अधीन थे, लेकिन जर्मनी ने उन्हें हराकर वो प्रदेश जीत लिए थे। और फ्रांस जो था इस बात से बड़ा ही बेताब था कि कब मैं कैसे करके इन प्रदेशों को जीत लूं और अपने आप को ताकतवर बना लूं। तो ये एक कारण हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो फ्रांस और जर्मनी है, अगर आप देखोगे इन दोनों के संबंध खराब हुए, उन्होंने अपने अपने गुट अलग बनाने शुरू कर दिए, वो अपने आप को ताकतवर भी बनाना चाहते थे, इस वजह से भी। इसके बाद में आप एक अगला पॉइंट देखोगे कि उपनिवेशवाद और साथ ही साथ में औद्योगिकरण। भाई हर एक ताकतवर देश ये चाहते थे कि भैया उनके पास में अधिक से अधिक उपनिवेशवाद हो। क्यों उपनिवेशवाद हो? ताकि उन देशों से वो सस्ता और कच्चा माल ले सकें, और सस्ता और कच्चा माल जब उन्हें मिलेगा तो उन सस्ते और कच्चे माल को वो अपने उद्योगों में लगाएंगे, उससे कोई विनिर्मित वस्तु बनाएंगे और इन्हीं वस्तुओं को उन्हीं देशों पर बेचेंगे, जिससे इन्हें अधिक लाभ मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद अगर आप देखते हो और साम्राज्यवाद, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और यहाँ पर जो इस समय प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये चरमोत्कर्ष पे थी, हर एक देश यही चाहता था कि भाई अपने अधिक से अधिक उपनिवेश बनाए जाए, साम्राज्य का अपना विस्तार किया जाए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनके देश में जितना ज़्यादा हो चुका है या उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद कूटनीतिक संधि के बारे में मैंने बात कर ली, बाकी बहुत सारे पॉइंट आई होप मैंने आपको यहाँ पर बता दिए और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध ये हो गया, अब इसके क्या परिणाम निकले। भाई क्या परिणाम निकले इसके, तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखें कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें कई सारे जो ताकतवर देश थे, वो ताकतवर देश अब एक समय के बाद कमज़ोर होने लगे। कमज़ोर कैसे? कमज़ोर इस तरीके से होने लगे, जैसे जर्मनी था, आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ये ताकतवर देश थे, इटली ताकतवर देश था, ब्रिटेन ताकतवर देश था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब ये आपस में लड़े तो हम ये पाते हैं कि भाई ये देश आपस में लड़ने से कमज़ोर हो गए। जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी, वो पूरी तरीके से टूट गया, बहुत कमज़ोर हो गया। जो इटली जो था उसकी जो पूरी की पूरी प्रतिष्ठा थी वो मिट्टी में मिल गई। ब्रिटेन जो था वो खुद एक समय पर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी देश माना जाता था, उसकी भी प्रतिष्ठा और उसकी भी ताकत मिट्टी में मिल गई। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नए नए देशों का उदय हुआ। लिथुआनिया, बुल्गारिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप इसके अंदर देखोगे चेकोस्लोवाकिया, ऐसे बहुत सारे नए देश हैं जिनका उदय होता है।
और इन नए देशों के उदय के कारण में अब हम ये देखेंगे कि भाई उन देशों में नई लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बढ़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ आप देखोगे अब अगले चैप्टर में कि भाई 1917 में रूस में एक क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। और इस क्रांति के बाद हम ये पाएंगे कि जो रशिया है वो एक सोवियत संघ में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 कंट्रियों के साथ मिलकर वहाँ पर एक समाजवादी क्रांति होगी और एक सोवियत संघ अस्तित्व में आएगा। सोवियत संघ अस्तित्व में आने के बाद देशों ने ये देखा कि भाई सोवियत संघ तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे देशों ने सोशलिज्म को भी अपनाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो अमेरिका और जापान है वो दुनिया की महाशक्ति कहे जाने लगे। ये दोनों देश काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे। इसके बाद आप देखेंगे कि भाई विभिन्न देशों में महिलाओं को अधिकार में बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम पड़ा। ब्रिटेन जैसे देश में सबसे पहले जो वोटिंग राइट था वो महिलाओं को इसी टाइम पे लगभग मिला था। और साथ ही साथ महिलाएं जो थी अब वो अपने घरेलू कार्य को छोड़कर वो अन्य उद्योगों में, कार्यालयों में जाकर भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने लगती है। आर्थिक मंदी क्यों आने लगती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में? क्योंकि युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जो डिमांड एंड सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना पड़ रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी युद्ध चलता है तो बहुत सारी चीज़ों की वेस्टेज होती है, जैसे मेडिसिन की वेस्टेज होती है, जैसे अनाज की वेस्टेज होती है। अब दुश्मनों से हम लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मनों ने देखा कि भैया उनके अनाज या हथियार वहाँ पड़े तो उनके हथियारों को ही डायरेक्ट, उनके अनाजों को ही डायरेक्ट टारगेट किया जाता था। और उन टारगेट, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखोगे, खेत वगैरह जला दिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें ये तो परंपरा रूप से ही चलती आ रही है, हम सबको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन बट यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उत्पादन उस समय ज़्यादा बढ़ रहा था युद्ध के समय में। और ये उत्पादन कभी भी आप देखोगे कि अब ये युद्ध था 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक चला। और इस युद्ध के अंदर हम ये देखते हैं 4 साल तक चला, तो 4 साल उत्पादन भाई पता भी नहीं चलता हमारा उत्पादन बढ़ गया, इतनी तेज़ी से हमें काम करना पड़ता है। लेकिन जब ये युद्ध खत्म हुआ ना 1918 के बाद में, तो मार्केट, उद्योग, गोदाम, हर एक जगह पर क्या थे, हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टॉक था वो भरा पड़ा था वस्तुओं का। अब भाई बाज़ार में नई वस्तुएं की जो डिमांड थी वो नहीं आ रही थी, और वस्तुओं की डिमांड ना आने के कारण क्या था, उद्योग चल नहीं रहे थे। और उद्योग जब नहीं चलेंगे तो आप इसमें क्या देखेंगे कि जब उद्योग नहीं चलेंगे तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोगों की क्रय शक्ति कम होनी शुरू हो जाएगी। और आगे चल के कहीं ना कहीं जो 1929 में विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके लिए भी प्रथम विश्व युद्ध को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़रूर माना जाता है। तो ये कुछ परिणाम रहे, यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। तो भाई पेरिस शांति सम्मेलन क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन वो सम्मेलन था जब 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ, 11 नवंबर 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध पर ख़त्म होने के बाद में आप ये देखोगे कि भाई जो विजयी देश थे उन देशों ने ये सोचा कि भैया हमारे बीच में युद्ध हुआ ही क्यों, और ऐसा अगर कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती थी क्या कि जिसके कारण से हम इस युद्ध को टाल सकते थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। उस समय बहुत कारगर ढंग से उन्होंने अपने 14 सूत्र प्रस्तुत किए थे विश्व में नई व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं फ्रांस और जो ब्रिटेन थे वो अपने बदले को और अपने अपने युद्ध के अंदर जो खर्च हुआ उस युद्ध के पैसों को वापस चाहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो जर्मनी या और देश जो युद्ध में हार गए थे उन पे बहुत सारी व्यवस्थाएं लगाई, और उन व्यवस्थाओं के कारण ही हम ये पाएंगे आगे चल के कि भैया एक ऐसा माहौल बन जाता है। और पेरिस शांति सम्मेलन भी कहीं ना कहीं उन देशों के लिए अन्यायपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें 14 सूत्र जो है उसकी अलग से वीडियो मैंने बना दी, आप उसको देखना। वैसे तो ये कम इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, आपको समझ में वही टॉपिक्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब यहाँ पर वर्साई की संधि आपसे बहुत बारी पूछा जाता है, तो वर्साई की संधि आखिर थी क्या? तो आप लोगों को बता दूं मैं, युद्ध खत्म होने के बाद में इसे वर्साई की संधि क्यों कहते हैं कि पेरिस में ही, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में युद्ध खत्म होने के बाद में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विजयी देश आए थे। और इस विजयी देश के अंदर आप देखोगे लगभग अमेरिका के साथ में जो भी इस गुट के अंदर शामिल थे वो सभी देश इसके अंदर शामिल हुए थे। और इसके अंदर हम ये भी पाते हैं कि जो हारे हुए देश थे उन पे कई सारी संधियाँ अलग अलग देशों के साथ की गई। आप उसके लिए देखना ज़रूर पेरिस शांति सम्मेलन की वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो वर्साई नाम की जगह थी पेरिस में भी, जैसे दिल्ली में
आप देखते हो भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और उस पेरिस के अंदर भी, दिल्ली में भी बहुत सारी जगह है, मॉडल टाउन है, विश्वविद्यालय आपका जहाँ पर कॉलेज है, या फिर दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस आप जानते हो, बहुत सारी ऐसी जगह है। तो वैसे ही वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है वर्साए, और वर्साए के शीश महल में ही इस संधि को तैयार किया गया था, पूरे के पूरे प्रारूप को। इस कारण से वहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, कि भाई वर्साए की संधि इसको बोलते हैं। इस संधि को क्या किया था भाई, काफ़ी पन्ने की, 1000 से भी ज़्यादा पन्नों की संधि तैयार हुई थी, और इसके अंदर जर्मनी के ऊपर बहुत सारी व्यवस्था लगाई थी। जैसे उससे सैनिक व्यवस्था थी, भाई ये बात कह दी कि जर्मनी जो है अब 10,000 से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता, जर्मनी को अपनी सारी जो नेवी वाली सेना है उसको ख़त्म करनी होगी, या तो पनडुब्बियाँ हैं जितनी नष्ट करनी होगी, टैंक नष्ट करने होंगे, ये सारी की सारी आप जितनी मिसाइल हैं वो सारे हथियार ख़त्म करने होंगे, और ये भी आश्वासन देना होगा कि आगे चल के वो हथियार नहीं बनाएगा। उपनिवेशिक व्यवस्था, जितने उपनिवेश थे सारे छीन लिए। कहा गया था कि जर्मनी जो है अपने उपनिवेशों के साथ कठोर व्यवहार करता है। साथ ही साथ आप इसके अंदर ये देखोगे, जो जर्मनी के कई सारे प्रदेश थे, कील नहर आप देखोगे, साथ ही साथ में आप सुएज नहर के आसपास के प्रदेश देखोगे, ये सारे के सारे प्रदेश जिससे लाभ होता था जर्मनी को, वो सारे के सारे प्रदेश उससे छीन लिए गए। तो युद्ध होना तो स्वाभाविक सी बात थी, आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध इसी वजह से होता भी है। और इसके अंदर और भी व्यवस्थाएं थी, युद्ध अपराध, जैसे जर्मनी से जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ सारा का सारा खर्चा जर्मनी से लिया गया। और साथ ही साथ जो वहाँ के राजा थे जर्मनी के, उनके ऊपर एक युद्ध अपराध का मुकदमा भी चलाया गया। तो आप देखेंगे जर्मनी के साथ में कहीं ना कहीं अमाननीय व्यवहार हुआ, और इस अमाननीय व्यवहार के कारण हम ये भी पाते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैलाने के लिए माना जाता है। इस वर्साई की संधि अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर से पढ़ना, और वर्साई की संधि में आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, 35 पेज नंबर है आपकी बुक का, उसमें आप पढ़ना ज़रूर इसको। वर्साई की संधि पढ़ने के बाद में हम आगे चलेंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, या उसके जो परिणाम थे, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, या तो कारण या परिणाम कुछ भी पूछा जाएगा। आपको इंट्रो दोनों में लिखना होगा, तो इंट्रो अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लें आप अपने को याद करके, या नोट्स वगैरह जिस भी तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हो बना ले। अब इसमें आप लोगों को बताना होगा कि भाई कि जो वर्साई की संधि है वो क्यों होती है। आप सबको पता है कि भाई जो रूस में जो क्रांति हुई थी उसे ही वर्साई की संधि कहते हैं, लेकिन ये क्रांति जो थी वो 2 चरणों में हुई थी, एक फरवरी मार्च की क्रांति और अक्टूबर नवंबर की क्रांति। फरवरी मार्च की जो क्रांति हुई उसमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। शासन व्यवस्था जार शासकों से निकल तो गई, लेकिन इस पे कब्जा जो वहाँ का बुजुर्गा वर्ग था उन्होंने ही कर लिया। और आगे चल के फिर अक्टूबर नवंबर में एक क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद में जो सर्वहारा वर्ग है उसके पास में शासन व्यवस्था आ जाती है। इस पूरी की पूरी क्रांति के अंदर अगर इंस्पायरिंग विचारक देखे जाएं तो हम जो विचारक थे मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और एंजल्स की जो थ्योरी थी वो काम कर रही थी, और ट्रास्टस्की और लेनिन जैसे जो विद्वान थे उन्होंने इसमें थोड़ी सी खास भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ अब इसके अंदर आप ये देखेंगे जो रूस की जो क्रांति हो रही थी ये कई कारणों से हो रही थी। ये थोड़े से कारण भी यहाँ पर समझ लो आप थोड़ा सा, क्योंकि कारण के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, कारण के बारे में तो अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रो में ही आपको जो लिखना है कि 1905 में जापान के साथ में रशिया का वॉर हुआ था। अगर आप मैप में देखेंगे जापान को तो छोटा द्वीपों का देश है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे रशिया इतना बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है, वो 1905 में इतने से छोटे से देश से इतनी बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। तो वहाँ की जनता जो है वो सरकार को शक की निगाहों से देखती है कि हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार तो वो कर ही नहीं रही है। इसी वजह से हम ये और भी पाते हैं कि वहाँ की जो जनता थी वो सरकार के विरोध में आने लगी थी, बहुत सारे अधिकारों की मांग करने लगी थी, और यहाँ पर साथ ही साथ शासन व्यवस्था में भी सुधार चाहती थी। शासन व्यवस्था में सुधार के कारण हम देखते हैं आगे चल के वहाँ पर रूस में ड्यूमा बनाया जाता है। ड्यूमा किसे कहते हैं, संसद को कहते हैं, लेकिन आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये ड्यूमा बना कैसे। पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो 1905 में जो घटना हुआ आपको मैंने बताया, इसके बाद राजा के महल को घेर लिया गया था और राजा का विरोध किया जा रहा था। तो लेकिन हम देखेंगे कि राजा के महल को घेरा भी जाता और शहर के विभिन्न प्रांतों में भी क्या हो रहा था, लोगों द्वारा शासन व्यवस्था का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के कारण में सरकार ने जनता के ऊपर क्या किया, गोली चलवा दी, और इस गोली चलवाने के कारण इसे खूनी रविवार का दिन कहा जाता है। बहुत से लोगों ने इस दिन जान गंवाई थी, और जनता ने इसी वजह से अपने अधिकारों की मांग करी और कहा कि भैया शासन व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी, हम अपने कुछ प्रतिनिधि भेजेंगे, वही हमारे बीच में शासन व्यवस्था चलाएगी। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकाला, संसद बनाएगी। लेकिन आगे चल के राजा बहुत चतुर था, राजा ने उस संसद को आगे चल के ख़त्म कर दिया, या कह दो उसकी वैल्यू ही नहीं छोड़ी।
वहाँ पर राजा अपने मनचाहे मन से कोई भी काम करता था और धीरे धीरे संसद भी उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही थी। तो जो राजा का तानाशाही रवैया था वो भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि उस समय जो जार निकोलस वहाँ का शासक था, तो उसकी पत्नी थी पत्नी थी जो कि एक राष्ट्रपुतिन, क्या नाम है, राष्ट्रपुतिन, आप डीप से पढ़ोगे तो पता चलेगा। राष्ट्रपुतिन नाम का एक व्यक्ति था, अभी का पुतिन नहीं, राष्ट्रपुतिन नाम का उस समय एक भ्रष्ट साधु था, उसके प्रभाव में थी और वो जैसा चाहता था उसकी पत्नी अपने पति से वैसी शासन व्यवस्था चलवाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा की अयोग्यता थी, वो ढंग से शासन नहीं करवा पा रहा था। और इससे भी बड़ी बात हम कर रहे हैं तो 1917 में क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आप जानते हैं 1914 से 18 तक चला और 1917 में जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इस समय रशिया की जो सेना है वो युद्ध में बहुत ज़्यादा मार खा रही थी, पिट रही थी और बहुत सारे आर्मी वाले ऐसे भी लोग थे जो अपनी जान को गंवा रहे थे। अपनी जान को गंवाने के कारण में हम यहाँ देखते हैं कि जो जनता थी वो इस चीज़ को नोट कर रही थी और इसीलिए जनता और ज़्यादा सरकार का क्या करती है, विरोध करना स्टार्ट कर देती है। इस विरोध के कारण भी हम देखते हैं 1917 में क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पर इसके अलावा जो विभिन्न विचारक हैं उनकी भूमिका भी थी, विचारकों की, या हम कह सकते हैं कि एक साहित्यिक वर्ग की, रचनाकारों की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं करी जिन्हें पढ़ के जनता के मन में ज्ञान उदय हुआ और उन्होंने अपने सरकार का विरोध किया और वहाँ पर चलकर आगे चलकर वहाँ पर एक क्रांति आई और आगे चल के हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास दुनिया की दूसरी ताकत भी बनता ही। तो वहाँ के लिए वो कितना अच्छा स्टेप रहा। अच्छा, ये आपको क्लियर हुआ। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थी उनकी भूमिका भी, न्यूज़पेपर की भूमिका हर एक क्रांति में होती है, या फिर मीडिया की भूमिका हम कह सकते हैं कि वो जनता को किस वे में दिखाती है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम देखेंगे राष्ट्रसंघ के बारे में। तो कई बार राष्ट्रसंघ के बारे में क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। अब आप सबको मैं ये बता दूं कि राष्ट्रसंघ जो है उसका निर्माण 1920 में किया गया था। जब पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था तो उसके अंदर ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो आगे विश्व में अगर देशों के बीच में कोई भी विवाद है, कोई भी झगड़े हैं, कोई भी मसले हैं, तो वो सारे के सारे इस संस्था में आकर सुलझाए जा सकेंगे और भविष्य में युद्ध नहीं होगा। और भविष्य में जब युद्ध नहीं होगा तो जनता को और इतने हर एक देश की आर्मी नहीं मरेगी, लोग नहीं मरेंगे, इतनी समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं राष्ट्रसंघ विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया किस लिए गया था, इसीलिए कि ताकि भविष्य में ये बड़े युद्ध को रोक सके। हालांकि युद्ध तो चलते ही रहते थे, एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता था, लेकिन हम देखते हैं ये पूरी तरीके से विफल हो जाता है क्योंकि विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है। क्योंकि 1939 में दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मैं आपको बता दूं कि ये विफल, सबसे पहली बात तो भाई ये विफल क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। दूसरी बात आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर ज़्यादातर वही देश शामिल थे जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जीते थे। हारे हुए देश या ऐसे देश जो गुलाम थे उनको इसमें इतने खास ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं था। इस कारण से क्या था, इसके अंदर हम ये पाते हैं कि भाई ये विफल हो जाता है कि भाई हर एक देश का इसमें सहयोग नहीं है। जैसे आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 193 मेंबर है यूएनओ में और हर एक देश इसमें अपनी बात कहता है, अपनी बातों को रखता है, उसका सुना भी जाता है। ऐसा तो नहीं है कुछ खास एक वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं का ही चलता है, हालांकि चलता है अमेरिका का, लेकिन और दुनिया में जो व्यवस्था तो है वो कायम है। हम पिछले अगर देखें 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद में दुनिया में कोई इतना भयानक युद्ध आज तक 2021 में हमें यहाँ पर अभी युद्ध नहीं हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे देश जो थे इसके अंदर ज़बरदस्ती इसके अंदर शामिल किए गए थे। जैसे भारत भी इसका एक अपवादजनक कही जाती है बात, भारत भी इसका मेंबर है। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारत भी इसके अंदर शामिल था। और भारत भी इसके अंदर शामिल होने का मतलब यही सिंपल सा आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें भारत का क्या प्रतिनिधि, आप देख रहे हो 1920 की बात कर रहे हो या 1939 की भी बात कर रहे हो आप, तो इस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण क्या है कि ब्रिटेन की बातों को मानना पड़ता था। इसमें हमारी कोई पर्सनल राय तो हमसे ली नहीं जाती थी। हम इस चीज़ को भी इसके अंदर काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखते हैं इसमें बहुत सारे देश तो उपनिवेश के कारण शामिल थे। साथ ही साथ इसकी जो निर्णय प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी निर्णय लेना था तो जितने भी मेंबर थे सबकी सहमति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। आज देखें तो वर्तमान समय में जो यूएनओ है उसके अंदर 5 ऐसे मेंबर है जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद के। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा से संबंधित फैसला या किसी देश के विवाद से संबंधित कोई फैसला होगा तो अगर ये 5 अपनी
मना कर देते हैं, अपनी सहमति नहीं दर्ज करते, तो ये वीटो लगा देते हैं अपनी, और इसके वजह से वो फैसला भी नहीं लिया जाता। लेकिन उस समय क्या था, सभी को ये वीटो प्राप्त था, और सभी में से कोई ना कोई तो ऐसा सनकी निकल ही जाता था जो उसमें रोक लगा देता था, और इस वजह से ये कार्य नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ आप देखेंगे इसकी कोई भी अपनी जो है शांति सेना नहीं है। विश्व में ऐसे बहुत से मसले उभरे जिसके कारण अगर इसकी शांति सेना होती तो अपनी उस शांति सेना का प्रयोग करके वो उन देशों को लड़ने झगड़ने से रोक सकता था, या दोनों को एक साथ दंड दे सकता था। इसकी कोई सेना ना होना ये भी इसका एक रीज़न बन जाता है। और साथ ही साथ आप इसके अंदर देखेंगे कि महत्वपूर्ण अमेरिका जैसे ताकतवर देश का इससे बाहर रहना, ये भी हमें ये दिखाता है कि भाई ये जो है एक असफलता के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चरली बहुत सारे दोष थे, और उन दोषों के कारण ये आगे चल के क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। आपको ये भी प्रिपेयर ज़रूर करना है। अब इसकी असफलता के कारण भी पता चल गए, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, इसके एक ओवरव्यू मिल गया होगा। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप से नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे इसके बारे में बात हो गई, राष्ट्रसंघ की असफलता के बारे में बात हो गई, पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बात हो गई, साथ ही साथ इसके अंदर रूस की क्रांति के कारणों की बात हो गई, रूस की क्रांति के प्रभाव की बात हो गई। अच्छा, प्रभाव की बात नहीं हुई, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर साथ ही साथ हम जो वर्साई की संधि है उसके बारे में बात हो गई। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई जो रूस की जो क्रांति थी इसके क्या प्रभाव थे। अब भाई आप सबको ये पहले ये पता होना चाहिए कि भाई रूस की क्रांति जो थी एक साम्यवादी क्रांति, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया। और इस साम्यवादी क्रांति होने के कारण क्या है कि पूरी दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब जरा हम इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई दुनिया में सोशलिज्म फैलने लगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पूंजीवाद के विरोध में एक ऐसी व्यवस्था आ गई जिसने उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में 20वीं शताब्दी के अंत तक उसको पूरी चुनौती दी। तीसरी बात अगर हम बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन के कारण क्या है कि जो जार का शासन तंत्र था रूस के अंदर वो ख़त्म हो गया, यानी रूस की जनता जो थी उनको तानाशाह या निरंकुश तंत्र से मुक्ति मिल गई। चौथी और हम बात करें इसके, चौथी बात करें अगर इसके अंदर कि रूस की जो एक क्रांति हुई थी, इसके बाद क्या हुआ था कि रूस का जो सैन्य तंत्र था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ था। क्योंकि हमने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर देखा कि जो रूस की सेना बड़ी बुरी तरीके से जख्मी हो रही थी हालतों में, और उसको ज़्यादा लाभ भी नहीं मिल पा रहा था उस युद्ध के अंदर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम क्या देखते हैं, इसमें भी रशिया लड़ा और युद्ध जीता भी, और साथ साथ दुनिया की दूसरी नंबर की ताकत बना। हम इसे दूसरा नंबर का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि आगे चल के इसका विघटन हो गया, इसीलिए पहली दुनिया में अमेरिका को कह देते। नहीं तो जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था या फिर सोवियत संघ कमज़ोर नहीं पड़ा था, तब तक ये पहचानना मुश्किल था कि पहली दुनिया किसको कहा जाएगा या दूसरी दुनिया किसको कहा जाएगा। साथ ही साथ अब इसके अंदर ये भी देखोगे कि भाई सोवियत संघ ने एक ऐसा पूरा का पूरा सोशलिज्म व्यवस्था बनाया जिसके अंदर सुई की नोक से लेकर गाड़ी के बड़े बड़े पुर्जे हर एक चीज़ का मैन्युफैक्चर जो था रशिया खुद ही करता था। अब इस मैन्युफैक्चरिंग के कारण में रशिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया में खास बन गई। रूस की मुद्रा आप सभी जानते होंगे रूबल है, तो रूबल की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे अपने उन पॉइंट्स के बारे में या उन क्वेश्चनों के जो दूसरी बुक में, तो आपको दूसरी बुक भी ज़रूर देखनी है। एग्जाम में कहीं आप इन्हीं टॉपिक्स में उलझे रह जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं मिली है। आप बुक डाउनलोड कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। आप वहाँ से अपनी बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड बुक के ऊपर आ रहे हैं हम। सो गाइस, अब हम बात करेंगे जो थर्ड ईयर की जो सेकेंड पार्ट है अध्ययन सामग्री सेकेंड है, इसके बारे में। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आपके पहले ये देख लीजिए। फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ये चैप्टर्स जो आपके इनके बारे में बात करना है आपको। पहला यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर देखिए, इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं तो आप लोगों को समझना है। ऐसा मत सोचना कि भाई एक से कुछ कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है आपकी बहुत वास्ट है। यहाँ पर आपको कोल्ड वॉर भी पढ़ना है, शीत युद्ध भी पढ़ना है। शीत युद्ध के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, एक एक फेज़ की वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। वो इंटरनेशनल रिलेशन के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पर पर्यावरण के आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण के बारे में पूछा जाता है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर वाले जो देश हैं वो पर्यावरण अब संरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि पहले ही इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है।
लेकिन जो दक्षिण के देश हैं वो रियायतों की बात करते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, रियायतों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तर के जितने भी यूरोप अमेरिका के देश हैं वो पहले आज़ाद हुए और इन्होंने अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत पहले ही कर लिया। लेकिन आज जो है चाइना, भारत, इन देशों में या फिर जो साउथ के और पार्ट के जो देश हैं उन देशों में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अगर इन्होंने भी अपने देश के अंदर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं लागू करनी शुरू कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना शुरू कर दिया, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, लोग बाग को रोज़गार कैसे मिलेगा, तो ये शायद अपना डेवलपमेंट कभी ना कर पाए। इसके बारे में यहाँ पर है। इसके बाद में आप एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना जिसे बोलते हैं भूमंडलीकरण का। भूमंडलीकरण का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, इसके आयाम पे ही क्वेश्चन बनता है। और इसकी वीडियोस आप लोगों को पॉलिटी में भी और ग्लोबलाइजेशन की जो अलग से आप डायरेक्टली लिखोगे कि भूमंडलीकरण, हिंदी में लिखना आप यूट्यूब पे भूमंडलीकरण बाय एसओएल सॉल्यूशन, आपको टॉप पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट के अंदर आप चेकआउट करके आपको अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट की, आप उन सब सब्जेक्ट को देख सकते हो और वहाँ से आप अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हो। आपके एग्जाम में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। विश्व आर्थिक संकट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आने की भी उम्मीद है। चाहे तो आपसे पेपर में जो भी मैंने बताया बोल्शेविक क्रांति से क्वेश्चन आएगा, ये आर्थिक संकट। आर्थिक संकट के बारे में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बात करी कि 1929 में पूरे विश्व में हमें क्या दिखता है कि भाई आर्थिक संकट आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो अमेरिका का स्ट्रीट वॉल है, स्ट्रीट वॉल यानी अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है वो धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे गिरने का मतलब है छत से नीचे नहीं गिरता है, यानी काफ़ी तेज़ी से उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो पेमेंट, उसके दाम है वो नीचे गिरने लगते हैं। और शेयर मार्केट नीचे गिरने के कारण क्या, आपको बता दूं मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पढ़ाया डीप से तो उसमें ऋण चक्र के बारे में बताया और वो ऋण चक्र कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल था, आप उसको ज़रूर देखना। अच्छा, यहाँ पर आप इस चीज़ को भी समझ लेना अभी के अभी, तो जो स्ट्रीट वॉल नीचे गिरा, तो स्ट्रीट वॉल नीचे गिरने के कारण आप देखोगे कि भाई अमेरिका उस समय की एक ताकतवर देश था। अमेरिका ने कई देशों को गुलाम बना रखा था, कई देशों को कर्ज दे रखा था और कर्ज देने के कारण हम क्या पाते हैं यहाँ पर, जो ज़्यादातर जो देश हैंगे वो अब अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। लेकिन अमेरिका के स्ट्रीट वॉल के गिरने से अमेरिका ने बाहर जो विदेश में पैसा लगाना बंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस वजह से ठप पड़ गया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ने के कारण में हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया जो है आर्थिक संकट में पड़ जाती है। आर्थिक संकट आने का एक रीज़न मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया वो भी था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्यों उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि नीड भी ज़्यादा थी युद्ध के काल में। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो उन उत्पादनों की जो नीड थी वो कम होने लगी, क्योंकि युद्ध के टाइम में हर एक चीज़ की जो नीड होती है ज़्यादा होती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे या और चीज़ें हो, क्योंकि उसमें बर्बाद भी बहुत ज़्यादा होता है। दुश्मन जब आपके इन चीज़ों पर हमला करता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ देश के अंदर इमरजेंसी बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती है, क्योंकि उस समय आप ऐसी स्थिति में नहीं होते कि दूसरे देशों से आप और चीज़ें मंगा पाओगे। इसीलिए आप कोशिश ये करते हो कि अपने देश में ज़्यादातर चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, और देश में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद में वो चीज़ें खपत में नहीं थी, बाज़ार में सारे स्टॉक बढ़े पड़े थे। और बाज़ार में स्टॉक बढ़े पड़े होने के कारण में हमें ये दिखाई देता है कि भाई फैक्ट्रियों से अब नया उत्पादन नहीं होता, और जब नया उत्पादन नहीं होता तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो लोगों की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की ताकत, वो कम होती है और इस तरीके से एक संकट के दौर में हम पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि युद्ध का परिणाम तो था ही था, आपने देखा, लेकिन बहुत सारे देशों को युद्ध की वजह से जो क्षतिपूर्ति हुई थी, युद्ध की वजह से जो देश बैक चले जाते हैं, बहुत सारा पैसा जो डेवलपमेंट में लगाना था देश के, वो युद्ध के कारण ध्वस्त भी हो गया और पैसा भी खर्च हो गया। तो वो हमें दिखता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर इस पूरी की पूरी व्यवस्था में। सो गाइस, यही थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आती रहेगी, आप लोगों को मैं बताता रहूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और अच्छी जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए समय समय पर आती रहेगी और अधिक से अधिक मित्रों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं आप, और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा जो पॉइंट था वो अच्छा लगा और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।